हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए मिसलेनियस जीएस में मैं उप प्रधानमंत्री के बारे में और संयुक्त अधिवेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आया हूँ, जिसमें उप प्रधानमंत्री पर काफ़ी बुकों में ज़्यादा मैटर नहीं है, तो उसी मैटर पर हम डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन आते भी हैं। तो पहली बात आती है कि क्या उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो संवैधानिक है। एक बार क्वेश्चन पेपर में कैसे आया था कि निम्न में से कौन सा पद संवैधानिक पद नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है। ये प्रधानमंत्री के विवेक पर आधारित होता है कि प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में किसी उप प्रधानमंत्री बना सकता है या नहीं बना सकता। अब हम टॉपिकों को इसी तरह से डिस्कशन करेंगे कि तो संवैधानिक पद नहीं है। क्लियर है बेटा? उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि निम्न में से कौन सी संस्था गैर संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा चुनाव आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, तो आप कहेंगे योजना आयोग संवैधानिक नहीं है। ठीक है ना बेटा? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, ठीक है, तो ये सब संवैधानिक। चुनाव आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, एक ही बात होती है। तो ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, राजभाषा आयोग संवैधानिक संस्था है, मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्थाओं का अंतर भी आप क्लियर करिए कि जिस संस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में है वह संवैधानिक संस्था होती है। तो इसी तरह से उपराष्ट्रपति का वर्णन भी संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है और किसी भाग में नहीं है, इसलिए उपराष्ट्रपति नहीं, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री की बात हो रही है, उपराष्ट्रपति नहीं। उपराष्ट्रपति का वर्णन तो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में है। उपराष्ट्रपति के लिए तो ये तक लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आप इसको कमेंट में भेजना कि किस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन किसी भी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, टोटल मौन है संविधान। ये प्रधानमंत्री के विवेक पर है कि किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है या नहीं। तो पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इनको लौह पुरुष, भारत का विस्मार्क और विश्व में इस समय इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका डिजाइनर कौन है? रामबी सुतार। रामबी सुतार इसका डिजाइनर है, आप याद रखिएगा। और सबसे ऊंची इनकी मूर्ति लगी हुई है और इनका जन्मदिवस 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य किया। ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, भारत का विस्मार्क, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और 1931 में कराची अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, जिसमें मौलिक अधिकारों के लिए मांग उठी थी। और भी कई बातें। तो आप वल्लभ भाई पटेल पर क्लियर बात आ रही समझ में आप सभी लोगों को। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में उप प्रधानमंत्री पद पर थे जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। तो ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं, पहले गृह मंत्री भी हैं और भारत का विस्मार्क भी कहते हैं, लौह पुरुष भी कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, सबसे ऊंची इनकी प्रतिमा मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये सब बातें आप याद रखना। अब आता है मोरारजी देसाई। तो अब आप लोग एक बात और याद रखना कि मोरारजी देसाई किसके कार्यकाल में, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई पर भी कुछ फैक्ट हैं कि मोरारजी देसाई उन व्यक्तियों में सम्मिलित हैं जिन्हें निशाने पाक मिला है, माने निशाने पाक पाने वाले पहले उप प्रधानमंत्री
या पहले प्रधानमंत्री निशान पाक पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, और दिलीप कुमार को भी मिल चुका है जिनका नाम है यूसुफ खान, फिल्म कलाकार। और मोरारजी देसाई के कार्यकाल में ही जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो इन्हीं के कार्यकाल में नोटबंदी भी की गई, जिस समय 5,000, 10,000 और 1,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था, डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया था। याद रखेंगे, इन्हीं के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजनाओं को भी बंद कर दिया गया था, भारत रत्न को बंद किया गया था। और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे, ये भी हम कह सकते हैं, और जनता दल पार्टी से थे, इतनी बात आप याद रखेंगे। और इनका जन्मदिवस 29 फरवरी को पड़ता है। इतनी बातें हम मोरारजी देसाई जी के बारे में याद रखेंगे। और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री तो अभी तक हमारे देश में 7 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जिसमें चौधरी देवीलाल 2 बार, चौधरी चरण सिंह भी बन चुके हैं, चौधरी देवीलाल 2 बार। तो कहने का मतलब अभी तक उप प्रधानमंत्री पद पर 6 व्यक्ति सुशोभित हो चुके हैं। कितने? 6 मेंबर, 6 व्यक्ति सुशोभित हो चुके हैं। क्योंकि चौधरी देवीलाल 2 बार बने हैं ना, तो व्यक्ति के रूप में तो एक ही बार भी नहीं आएंगे ना, ये क्लियर है। मोरारजी देसाई। अब चौधरी चरण सिंह ये किसानों के प्रमुख नेता थे। इनका समाधि स्थल किसान घाट है और इनका जन्मदिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह। और ये मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री जब मोरारजी देसाई बने, ये सभी पीएम लिखे हुए हैं। मतलब मोरारजी देसाई जी ने चौधरी चरण सिंह को अपना उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था 1979। क्लियर है। फिर मोरारजी, अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि कौन व्यक्ति 2 बार 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री पद पर रहा है, तो चौधरी देवीलाल, बीपी सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल में। लेकिन कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके कार्यकाल में, कौन प्रधानमंत्री रहता है जिसके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो मोरारजी देसाई पे एक और फैक्ट हमारा बन गया कि मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, ठीक है, 2 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। अगर हम जगजीवन राम की बात करें तो जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार, जो कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। आप ऐसे कनेक्ट करके याद करिए बेटा, मैटर को अगर हम ऐसे कनेक्ट करके याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जगजीवन राम, इसकी पुत्री, जगजीवन राम की पुत्री कौन? मीरा कुमार, जो कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। अभी तक लोकसभा में 2 महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, एक कौन? मीरा कुमार, और दूसरी सुमित्रा महाजन, जिनको ताई नाम से जाना जाता है। बात आती है जगजीवन राम की, तो जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल, और इनका जन्मदिवस समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप बताएंगे कि समता दिवस अप्रैल माह में मनाया जाता है, कितनी तारीख को मनाया जाता है? आप इसको कमेंट करके भेजिएगा जवाब। समता दिवस कब मनाया जाता है? तो जगजीवन राम मोरारजी देसाई के कार्यकाल में प्रधानमंत्री थे। चौधरी देवीलाल 1989 में, बीपी सिंह और 1990 में चंद्रशेखर के कार्यकाल में। तो चौधरी देवीलाल 2 प्रधानमंत्रियों विश्वनाथ प्रताप सिंह और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को युवा तुर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युवा तुर्क कहा जाता है प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को। और लाल कृष्ण आडवाणी, अभी तक अगर क्वेश्चन आया कि अंतिम भारत में प्रधानमंत्री पद पर कौन सुशोभित था, तो अंतिम रूप से ये लाल कृष्ण आडवाणी है, क्योंकि अभी इनके बाद उप प्रधानमंत्री कोई बना नहीं है। तो लाल कृष्ण आडवाणी अटल जी के शासनकाल में 2002 में, और उससे आगे चल के, मतलब 2002 में बने और उससे आगे तक भी रहे। तो लाल कृष्ण आडवाणी अटल जी के शासनकाल में कौन थे? उप प्रधानमंत्री।
और लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक का नाम है माई कंट्री माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की पुस्तक है जो कि सितार वादक हैं। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की पुस्तक है, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं। अगली हमारे पास बात आती है कि संयुक्त अधिवेशन। अब हम एक बात और करते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी पुस्तक क्लियर है, किसके शासनकाल में? अटल जी के शासनकाल में। और अटल जी के शासनकाल में कारगिल युद्ध भी हुआ था और अटल जी के शासनकाल में द्वितीय परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को हुआ था। 11 मई 1998 को हुआ था, इसलिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। मैं वीडियो में लगातार आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, जो दिवस थे उसमें पढ़ाया है मैंने आप लोगों को अटल जी के शासनकाल में। और अटल जी के शासनकाल में कारगिल युद्ध हुआ था। 26 जुलाई 1999 में कारगिल पर विजय पाई, तो कारगिल विजय की स्मृति में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो अटल जी के शासनकाल में ये बात याद रखेंगे। और कोटा अधिनियम, अभी ये संयुक्त अधिवेशन की जब बात आएगी तो कोटा के लिए संयुक्त अधिवेशन भी अटल जी के शासनकाल में हुआ था 2002 में। ठीक है, अभी बात करते हैं। तो ये आप लोगों को उप प्रधानमंत्री के बारे में फैक्ट्स क्लियर हुए। तो किस तरह से क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने आप लोगों को समझाएं कि उप प्रधानमंत्री पर क्या क्वेश्चन बने। अब हमारे पास नेक्स्ट फैक्ट है, हमारे पास क्या है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट मीटिंग। ये ज्वाइंट मीटिंग क्या होती है? इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। इस बैठक को राष्ट्रपति आहूत करता है। आहूत करता है मतलब राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है और राष्ट्रपति इस अधिवेशन को बुलाता है। तो इस अधिवेशन का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है, 108 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 108 में। क्लियर है, याद रहेगा, अनुच्छेद 108 में। और अभी तक बेटा 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। संसद का 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और तीनों संयुक्त अधिवेशन में सांसद के रूप में भाग लेने वाले, मतलब इसमें भी सांसद होंगे, इस समय तो प्रधानमंत्री भी होंगे और वैसे ये सांसद थे। तो तीनों संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अगर क्वेश्चन ही आया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति, तो BR अम्बेडकर होगा। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला BR अम्बेडकर। लेकिन यहाँ पर तीनों संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। 1961 में पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ। इस पहले संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया था दहेज अधिनियम के लिए। इसको पारित कराने के लिए 1961 में पहला संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और 1978 में दूसरा संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया जो कि बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित था, जबकि तीसरा संयुक्त अधिवेशन कोटा अधिनियम को पारित कराने के लिए बुलाया गया। तो संयुक्त अधिवेशन में क्वेश्चन कैसे आएगा कि पहला संयुक्त अधिवेशन कब हुआ? 1961 में। अंतिम बार कब हुआ? 2002 में। अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं? तो 3 बार। कितने संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 3 ज्वाइंट मीटिंग हो चुकी है। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हमने संयुक्त अधिवेशन पर डिस्कशन किया, उप प्रधानमंत्री पर डिस्कशन किया। समझ में आया आप लोगों के लिए? अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और इसका स्क्रीनशॉट भी लें।